जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आप लोग को इस YouTube चैनल पर हम मैथ का क्लास लेते हैं और आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, नंबर सिस्टम से ही है लगभग, थोड़ा समझिएगा। कहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको कई तरीका होता है याद करने का, तो हम आप लोगों को तरीका समझाते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल। जो कहा है, पहले आप हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं, क्या क्या मान लेते हैं, कोई संख्या हम मान लेते हैं ए और एक, देखिए एक संख्या हम मान लेते हैं कि ए है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं बी है। ये हम दो संख्याएं मान लिए हैं। कहा है कि इनकी दो संख्याओं का गुणनफल, अगर हम ए बी का मान निकालें, मतलब ए इंटू बी का मान कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। और अगर इनका वर्गों का योगफल कहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, हमें 52 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप इन लोग ये वाला और ये वाला देख करके आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि किसी फार्मूले का भाग है। किसका भाग है, आप लोग जानते हैं कि शुरू से ही आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें यहाँ से a प्लस बी का मान पूछा गया है, हमें इसका मान पता है और इसका मान पता है, हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें कितना दिया गया है, 52 दिया गया है, और प्लस 2ab ना, तो 2 गुणे 24, ए बी का मान कितना है, 24 है। तो हम यहाँ से अब सॉल्व करेंगे और ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 52 है और ये 24 गुना कितना हो जाएगा, 52 प्लस 48। ठीक है, 52 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान है, मतलब यहाँ से अगर हम a प्लस बी का मान निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से a प्लस बी का मान जो हमारा निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 10 होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में है 10। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे बहुत तेज पूछता है और इसमें कभी आप कह देगा इनके व्युत्क्रमों का योग, कभी कभी आपको मतलब लैंग्वेज से खेलेगा, बाकी आपको सब कुछ आना चाहिए। ऐसे ही ये अलजेब्रा और नंबर को जोड़ करके बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है वर्गमूल से। फिर से कहा है कि 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। ठीक है, वर्गमूल में कितने अंक निहित है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत तेज बनते हैं, तो आप लोग जानिएगा हमेशा हम पहले क्या करेंगे कि संख्या को गिनेंगे, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए कभी भी वर्गमूल अगर निकालना है तो जो संख्या होगी वो कितने होने चाहिए, वो हमारे संख्या होना चाहिए सम संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम संख्या नहीं है तो हम इसको बनाएंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या बनाना पड़ेगा। अब इनका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल क्या होगा, इनका आधा हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 4 5 6 अंक है तो इनका जो वर्गमूल होगा उनके अंक कितने होंगे, 3 अंक होंगे। अगर वर्गमूल में 8 अंक होंगे तो उनका जो वर्गमूल होगा, मतलब वर्ग में अगर 8 अंक है तो उनका जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। कहा है कि 7569 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और डायरेक्टली ऐसे ही पूर्ण वर्ग का मान देकर के वर्गमूल पूछ लिया जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है। आप लोग अब एक एक का चेक करेंगे तो बहुत ही भारी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्गमूल निकालने के कुछ ट्रिक होते हैं, उसको आप लोग जानिएगा। ट्रिक क्या होता है कि देखिए यहाँ पे देखिए आखिरी अंक क्या है, 9 है। आखिरी अंक क्या है, 9 है। 9 किसके वर्ग में आता है, या तो 3 में आएगा, या तो 3 में आएगा, या तो 7 में आएगा।
और किसी के वर्ग में 9 ही आएगा। ठीक है, आखिरी का अंक अगर जिसका 3 होगा तब 9 आ सकता है, 7 होगा 2 आ सकता है, बस यही 2 चीज हो सकते हैं। तो इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और 7 दोनों में है। तो हम अब आगे चेक करेंगे। आगे क्या चेक करेंगे, इन दो अंक को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 75। अब इस 75 को हम चेक करेंगे ये किसके बीच में है, 75 किसके बीच में है। 75 देखिए 8 और 28 64, 8 का वर्ग होता है कितना होता है 64 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। तो ये देखिए 75 जो है वो 64 और 81 के क्या है बीच में है। तो अब देखे हैं ये किसके करीब है, 75 जो है वो 64 के करीब है कि 81 के करीब है। हम देख रहे हैं 75 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो मतलब 6 अंक का डिफरेंट है, और जबकि 64 में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे लगभग 11 अंक का डिफरेंट है। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये किसके नजदीक है, 9 के नजदीक में ज्यादा है। ठीक है, तब ये 9 क्या है, 8 छोटा है और 9 बड़ा है। तो यहाँ पर भी हम जो अंक लेंगे वो इकाई का अंक क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला कितना लेंगे 7 होगा। ठीक है, और छोटा और ये जो दहाई का अंक लेंगे वो कौन सा लेंगे, छोटा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दहाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये अगर 9 होता तो 9 81 हो जाता, मतलब वो 80 के ऊपर हो जाता है, 81 से ऊपर होता है, ये तो छोटा ही है। तो हम यहाँ से करेंगे कि जो तो इनका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना आएगा 87। इसको बढ़िया से और समझिए, जैसे कह देता है ना, जैसे इसको हम फिर से आप लोग को समझाते हैं थोड़ा। जैसे कहा है, इसमें कहा कितना है 75 69, ठीक है 75 और 69। तो हम देखेंगे कि ये पहली संख्या क्या, इकाई का अंक क्या है। हम देखें यहाँ इस क्वेश्चन को देख करके हम बता सकते हैं कि इनका जो दहाई का अंक होगा वो तो 8 होगा, ये फिक्स होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये 8 से 8 28 64 और 9 9 81, 8 और 9 के बीच में है तो ये 8 होगा। ठीक है, 8 से बड़ा नहीं होगा। तो और दहाई इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई के अंक के क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, या तो 7 होगा या तो 3 होगा। इसको चेक करने, अब यहाँ से 3 या 7 किसको लिखेंगे, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये 8 और 64 और 81, ये मतलब 8 और 9 के बीच में है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि किसके करीब है। तो यहाँ देखिए 81 के करीब ये ज्यादा है, तो हम बड़े वाले को लेंगे, क्योंकि 9 बड़ा है 8 से, तो बड़ा वाला लेंगे तो 7 लेंगे। तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको संख्या दे दिया गया है, समझिएगा। देखिए कहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया है ना। हमें एचसीएफ और एलसीएम हम जानते हैं कि फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एचसीएफ और हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, बराबर क्या होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। हम जानते हैं ये तो फार्मूला है। अब इसको देखिए कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। तो यहाँ पे 60 और 420 हम लिख सकते हैं आराम से। और हमसे कहा है कि जो यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो 60 से हम गुणा कर देंगे। 60 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमें पूछा ही है तो हम यहाँ से निकालेंगे। 60 से कटाएंगे, 60 दूना 120, और 2 से कटाएंगे तो 2, ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 के 2, मतलब x, यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा 210। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली बात थी, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन थोड़ा सा छुपाया है इसमें। कहा है पहली संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है। जब भागफल 60 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, भाजक गुणे भागफल को हम भाजक में भागफल से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, भाज्य मिलता है, मतलब वो संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से पहली संख्या मेरी निकल के आई थी कितनी, 120। पहली संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी 120, इस वाले लाइन से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसमें भी देखिए क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक यही रहता है, इसको समझना रहता है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। देखिए कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापन एलसीएम जो है वो 84 है और वो संख्या कितनी है 2 और 3x अनुपात में है ना। लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि 2x एंड 3x। ठीक है, कहा है कि इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6x होगा। 2x और 3x का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना दिया गया है 84। तो x का मान निकालेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 14 बार। x का मान हमारा 14 आ गया है। हमसे पूछा है कि इनका योग कितना हो जाएगा 3 2 5x। 5x बराबर दिया गया कितना हो जाएगा 5 गुणे 14, 14 पचे 70। ये आप समझ रहे हैं क्योंकि x का मान कितना है 14, x का मान कितना निकल के आया है 14 निकल के आया है। x का मान 14 निकल के आया है तो हम 5x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये 5x कहाँ से आया, 3x ये और 2x ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। उनका योग ही तो हमसे पूछा गया था, ये कितना आएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन सा आया है 70 आया है। 70 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड। ठीक है, बात बदल जाती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो इस लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, इस लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इनके जो प्रत्येक ये जो बत्तियां जो हैं वो क्रमशः इतनी बार ये मतलब 35 सेकंड में, 42 सेकंड में और 90 सेकंड में बढ़ रही है ना, मतलब इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। इनका एलसीएम ही एक ऐसा होगा जो एक बार आएगा जिसमें मैच करेगा। तो यहाँ से हम 35, 42 और 90 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए कहा है कि हमसे पूछा है कितनी बाद ये एक साथ बनेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जितने भी दिए गए हैं इन सबका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 35, 42 और 90, 35, 42 और 90 इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हम जानते हैं कि हम बड़े वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बड़े वाले को पहले लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या है 35 में क्या क्या है। 35 में अगर हम 35 से भाग देंगे तो क्या होगा, अगर हम 90 में 35 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 5 से कटेगा, बचेगा कितना 7। तो 5 इसमें शामिल है, 7 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 42 को चेक करेंगे। 42 क्या है, देखिए 42 को 7 से भाग देंगे 6, ये 7 तो कट जाएगा, बचेगा 6 और 6 से कटाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। बिल्कुल है, सही है। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 9 सते 63। ये 63 क्या है 63 630 सेकंड, 630 सेकंड इनका एलसीएम आ गया है। तो 8 बजे के बाद 630 सेकंड के बाद ये लोग आपस में फिर एक बार मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 630 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिनट और सेकंड में आया है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। 60 से भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा मिनट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम भाग दे रहे हैं 6 दहा में 60। ठीक है, 10 बार तो पूरा चला गया है और 3/6 बन रहा है। अभी 3/6 को भी हम लिख सकते हैं, ये 10 प्लस 3/6, 3/6 को हम सेकंड में बदलना चाहें तो क्या होगा 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 60 से गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 जाए 30। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10 मिनट और 30 सेकेंड। 10 मिनट 8 बजे से, अगर ये 8 बजे के बाद एक साथ कब मिलेंगे तो 10 मिनट 30 सेकेंड पर। 10 मिनट 30 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 10 मिनट 30 सेकेंड बाद ये क्या होंगे पुनः एक साथ मिलेंगे, मतलब पुनः एक साथ फिर से ये बजेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक आदमी दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की क्या होती है कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे सक्सेसिव वाला फार्मूला x + y वाला, यहाँ पे पूरी तरह से काम करेगा। क्योंकि मजदूरी कहा है कि कार्य घंटों में क्या हुई है वृद्धि हुई है, कितना हुआ है 35 का, और
देखिए कहा है कि एक आदमी के दैनिक कार्य में 35% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, उसकी प्रति घंटे मजदूरी में क्या हुआ है, 25% की कमी हुई है। तो उसकी दैनिक आय में होने वाले परिवर्तन याद कीजिए। तो देखिए जो आय होती है काम और उसका जो उसकी मजदूरी होती है, मतलब वो रेट, काम और रेट दोनों के हिसाब से ही पैसा मिलता है। काम कितना है और उस काम का रेट कितना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्रति घंटे मजदूरी मतलब 25% कमी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रेट में उसकी कमी हुई है और यहाँ पे क्या हुआ है, घंटों में वृद्धि हुई है। यहाँ पे उसे दोनों तरीके से क्या हो रहा है, उसे घाटा ही हो रहा है। ठीक है, दैनिक कार्य में घंटों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कह सकते हैं कि उसकी प्रति घंटे मजदूरी कितनी होगी। देखिए क्या हुआ है कि पहले तो उसे 35% सक्सेसिव लगाएंगे, तो 35 में क्या हुई, वृद्धि हुई है और क्या हुआ है, मजदूरी में क्या हुआ, 25% की कमी हुई है। ठीक है, 35 माइनस 25 और माइनस 35 गुणे 25/100। आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़े हैं ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ठीक है, पहले क्या हुआ, वृद्धि हुआ है तो प्लस लिख दिए हैं और जब कमी हुई है तो माइनस लिख दिए हैं। तो 35 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, 10 माइनस यहाँ पे 25 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100 और ये जाएगा 4 8 32 और 4 8 32 बचा 3 4 7 28 4 5 20 8.75। तो यहाँ से 8.75, 10 में से 8.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.25। 1.25% की क्या हुई है, उसे वृद्धि हुई है। उसके जो दैनिक आय में कितने की वृद्धि होगी, 1.25 की, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपए में 5 किलो अधिक पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पूछा है मूल्य, यहाँ पे कंफर्म करना चाहिए कि उसका जो मूल्य है, मतलब ये मूल्य कौन सा है, इसको समझिएगा कि मतलब ये पहले वाला है कि बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, तो कहा है कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। पहले कीमत उसकी 4 थी, अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब क्या, अगर कीमत जो है चेंज हो जाए, मतलब कीमत में कमी हो जाएगी, तो उतने ही पैसे में वो सामान क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो सामान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो सामान एक्स्ट्रा हुआ है कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 किलो। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 किलो, मतलब ये 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है ना। तो 1 यूनिट का मान, तो अब खरीद कितना पा रहा है, 4 गुणे 5, मतलब कितना खरीद पा रहा है, समझिएगा कि देखिए यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें दिया गया है कितना, 5 किलो अधिक कम, मतलब यहाँ से देखिए 1 यूनिट अधिक कमा रहा है, एक यूनिट अधिक खरीद पा रहा है और उसकी जगह पे दिया है 5 किलो अधिक। तो हम 1 यूनिट बराबर 5 मान लेंगे, तो मतलब पहले हम 15 किलो खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं, 20 किलो। ठीक है, हमसे पूछा है कि 600 रुपए में वो 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो मतलब पहले भी उसने कितना खर्चा करता, मतलब पहले भी वो 600 ही रुपए खर्चा करता था, अभी भी वो 600 रुपए ही खर्चा कर पा रहा है। तो अब का मूल्य अगर हमसे पूछा होगा तो हम देखते हैं 20 में 600 रुपए में 20 किलो खरीदता है, 600 रुपए में 20 किलो खरीदता है, तो प्रति किलो के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ पे कट के आएगा कितना, 30 आएगा। ठीक है, मतलब ये तो हमारा नया वाला मूल्य है, नया वाला मूल्य है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 30 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पुराना वाला मूल्य पूछ रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं पहले भी वो 600 रुपए ही खर्च कर रहा था और बाद वाला भी 600 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले वो कितना खरीद पाता था, पहले वो 15 किलो खरीद पाता था, 600 रुपए में 15 किलो खरीद पाता था, तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 40 हो जाएगा, 40 रुपए प्रति केजी। हम कह सकते हैं जो उसका जो पहले का मूल्य था वो कितना था, 40 रुपए प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे उसे अब क्लियर नहीं कहा है, इसलिए हमें दोनों निकालने पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अगर 30 होता तो हम इसको प्रायोरिटी दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे उसे कहना चाहिए
कि पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, ये देखिए चुनाव वाला परसेंटेज का, ये चुनाव वाला क्वेश्चन भी बहुत तेज बनता है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करे रहिए। चलिए देखिए, कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अमान्य मतों की संख्या क्या थी? अमान्य मतों की संख्या क्या थी? देखिए, कहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? 48%। ठीक है, 48% क्या हुआ है? हारने वाले को मिला है। और उसमें से क्या हुआ है? उसके प्रतिद्वंदी को 3% अधिक मिला है। तो इसका उसके प्रतिद्वंदी को कितना मिला होगा? 51% मिला होगा। ठीक है, कितना मिला होगा? इससे 3% अधिक है, तो ये कितना मिलेगा होगा? 51%। तभी तो इनका अंतर जो आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो पहले वाला हारने वाला ये है और ये दूसरा जीतने वाला है, 2 ही लोग हैं। ठीक है, हमसे कहा है कि और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले हैं। 3% का मान हमें दिया गया है, 3% का मान हमें दिया गया है। कितना मिला है? 6000। 3% का मान हमें 6000 दिया गया है, तो हमें 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, 1% का मान हमारा 2000 है। हमसे पूछा है कि अमान्य मत, मतलब जो मत अमान्य हुए हैं। तो देखिए, ये 51% पाया है और ये 48% पाया है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 8 1 9 5 4 9, 99%। 99% वोट मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि केवल 1% ऐसा मत है जो खराब हुआ है। तो हम 1% का मान निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 1% का मान कितना है? 2000। हम कह सकते हैं कि जो अमान्य मत है उनकी संख्या कितनी है? 2000 है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा आ गया है महेश और हरीश। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं ताकि लगाने में हमें जगह मिले। चलिए देखिए, कहा है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच लाभ किस अनुपात में बटेगा? देखिए, लाभ क्या होता है? पूंजी और समय के हिसाब से लाभ बढ़ता है। जो जिसकी जितनी पूंजी जितने टाइम के लिए लगी रहती है उसी रेशियो में उसको लाभ प्राप्त होता है। तो हम अब चेक करेंगे कि देखिए इनके जो व्यवसाय में महेश है एक महेश है और एक हरीश है। ठीक है, महेश और हरीश। महेश जो है वो कितना लगा रहा है? 20,000। ठीक है, और हरीश जो है वो कितना लगा रहा है? हरीश देखिए, ये महेश जो है यहाँ पे देखिए कहा है कि हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है ना। तो महेश क्या है? महेश 12 महीने के लिए लगा रहा है। महेश कितने महीने के लिए लगा रहा है? 12 महीने, मतलब 1 साल के लिए पूछा है ना। तो हम अगर समय नहीं दिया है, देखिए कहा है 3 महीने के बाद निकाल लेता है, तो उनके बीच लाभ प्राप्त किस अनुपात में होगा? तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय माने इस तरीके के क्वेश्चन में समय अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ 3 महीने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो समय लिया गया है वो 1 साल का लिया गया है। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जो महेश है वो 12 महीनों के लिए लगाता है और हरीश जो होगा, हरीश कितने के लिए लगाएगा? हरीश जो है वो 30,000 रुपए, 30,000 रुपए तो कितने महीने का? 3 महीने के लिए लगाता है प्लस, और जो 5,000 रुपए 3 महीने के बाद निकाल लेगा तो वो कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, 25,000 कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 देखिए, ये अब इनका रेशियो हम सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है। ठीक है, 3 से ये कटेगा, 3 चौके 12, और लेकिन एक 3 और कटेगा यहाँ से क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, 3 से 3 कट गया और क्या होगा? 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 कट गया है। अब कुछ कटा सकते हैं तो कटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से 20 होके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और हरीश का कितना हो जाएगा? हरीश का 3 प्लस 25 कितना होता है? 75।
ठीक है 75। अब यहाँ से देखिए 80 और 75 3 कितना हो जाएगा 78। 80 और 78 को हम कह सकते हैं कि 40 और 39, 40 और 39 के रेशियो में बटेगा। देखिए हमारा कैलकुलेशन कहीं से गलत हुआ है। हाँ गलती कहाँ हुई है, देखिए कहाँ है, ये यहाँ पे देखिए एक जीरो कम हुआ है, यहाँ पे एक जीरो कम है, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है 75 30 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे 80 और 105 को, 80 और 105 को 5 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 16 बार में, और ये कितनी बार जाएगा 21 बार में। तो हमारा जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा 16 और 21 का। 16 और 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो बढ़ता है उनके निवेश के हिसाब से बढ़ता है। निवेश कितने टाइम के लिए लगाए हैं, कौन कितने टाइम के लिए कितना निवेश लगाया है, उसी के रेशियो में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा। ठीक है ये होता है पार्टनरशिप में, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में, रेलवे के लगभग हर एग्जाम में ही पूछा ही जाता है। ठीक है देखिए पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 5/2/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है तो प्री का क्वेश्चन बना है, कहा है किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं और उनका अनुपात 1 2 3 है। ठीक है यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर दिया है, यहाँ पे हम आसानी से लगा सकते हैं कि देखिए कहा है कि 1 रुपए है, ठीक है 50 पैसा है और 25 पैसे हैं। ठीक है इनके जो सिक्कों का संख्या का अनुपात है 1 2 और 3 है। ठीक है हमें कहा है कि जो यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, मतलब 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 80, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40। हम कह सकते हैं कि 40 सिक्का 1 रुपए का है और 80 सिक्का तो ये 50 पैसे का है, और 40 या 120 सिक्का जो है वो कितने का है 25 पैसे का है। अब हमसे पूछा है कि कितने रुपए हैं। हम जानते हैं कि 40 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 40 रुपए बनेगा, और ये 50 पैसा है, 50 पैसे का अगर 80 सिक्का होगा तो उसका जो कितना रुपए बनेगा 40 रुपए बनेगा। ठीक है इसी प्रकार 120 है, 120 को हम कितने भाग देंगे 4 से भाग देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 25 चौका 100 होता है, मतलब 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं। तो हम अगर हमें रुपए में बदलना है तो 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है 30 रुपए इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो टोटल रुपए होगा 40 40 80 80 और 30 110 रुपए। तो जो बक्से में कितने रुपए हैं 110 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसमें जो हार्ड बनता है उसमें दे देता, ये जो सिक्कों की संख्या नहीं दिया होता तब ये क्वेश्चन बढ़िया बनता। देखिए कहा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष के लिए देखिए 4 वर्ष के लिए 7.5% की वार्षिक दर पर। ठीक है कहा रहा पहले अगर 4 वर्ष के लिए दिया गया है और दूसरा 5 वर्ष के लिए दिया गया है, मतलब अगर 1 वर्ष और लिया गया होता, 1 वर्ष में, और अगर 1 वर्ष का ब्याज हमारा क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज हमें दिया गया है, मतलब प्रति वर्ष रेट कितना है 7.5%। ठीक है कहा है 7.5%, ये तो हमारा रेट दिया गया है प्रति वर्ष। ठीक है तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या होता है समान रहता है, हर साल ब्याज समान ही रहता है। तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा, वही 1 साल का जो ब्याज का रेट होगा, मतलब 7.5% ही अगले साल एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसी का मान हमें दिया गया है। इसी का मान कितना दिया गया है 375 रुपए। ठीक है तो और हमसे पूछा है कि आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है। निवेश की गई राशि हमेशा कितनी होती है 100% होती है। ठीक है तो हमें 7.5% का मान दिया गया है, तो 100% का मान पूछा गया है। देखिए ये इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे, अगर हम देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तरीका, ठीक है देखिए कहा है 7.5% बराबर कितना है 375 है। तो हम जानते हैं कि
अगर हम इसमें से एक ये दशमलव हटाते हैं, इसको हम अगर 75% करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3750 हो जाएगा ये। ठीक है, 3750 हो जाएगा। ये कितना है? 75% का मान है। हम कह सकते हैं कि ये 75% का मान है, तो हम 100% का मान निकालना चाहें तो गुणा कर देंगे। 25 तिया 75 और 25 के 100। ठीक है, ये 3 से कटाएंगे, 3 एक का 3 और 3 दूनी 6 और 3 पच्चीस 15, मतलब 1250 गुणे 4। 1250 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 1000 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 25, 25 दूना 50, 5000 हो जाएगा। 1250 में आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। तो जो शुरुआत में जो राशि थी निवेश की गई वो कितनी थी? 5000 रुपए थी। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक यही था कि देखिए कहा है कि 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए। सिर्फ अंतर वर्ष का कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? जितना उसका ब्याज का रेट होगा। तो 7.5% का मान हमें दिया गया था और हमसे 100% का मान पूछा गया था। 100% हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। जानते रहिए। देखिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 है और साधारण ब्याज 300 होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या होता है कि हम जानते हैं कि देखिए आप किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज में एक ये हमारा मूलधन है। ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो तो समान होता है। तो दूसरे वर्ष में क्या होता है कि जो इस ब्याज है, इस ब्याज का भी कुछ ब्याज मिलता है। ठीक है, इस ब्याज का भी कुछ ब्याज मिलता है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है और ये टोटल जो होता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? ये वाला हमारा जो होता है ये क्या होता है? उनका ब्याज का अंतर होता है। तो हम जानते हैं कि देखिए 309 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है और उसमें से 300 क्या है? हमारा साधारण ब्याज है। तो जो एक्स्ट्रा कितना है? 9 है। ये 9 क्यों आया है? क्योंकि उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है ना, तो हम देखिए जानते हैं कि देखिए जो 300 रुपए है, 300 रुपए अगर साधारण ब्याज 2 वर्षों का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज होगा और इसी पर 9 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला है। तो हम 9 रुपए 9 गुणे 150 गुणे 100 लिखेंगे तो यही हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ से 100% मान निकल के आ जाएगा। हमसे ब्याज की दर पूछा है तो हम दर निकाल देंगे आसानी से। 0 से 0 कटेगा और यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 बराबर 6%। जो हमारा रेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 6% निकल के आएगा। ठीक है, चलिए समझिए, थोड़ा सा हम दोबारा समझा देते हैं। देखिए कहा है कि 2 वर्षों का है। पहली बात तो यही देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्षों का है। 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो समान होगा। मतलब देखिए साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष समान मिलता है हमें। ठीक है, साधारण ब्याज अगर 2 वर्षों का जो एसआई है, अगर हमें एसआई मिला है कितना? 300, तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में एसआई कितना मिला होगा? इसका आधा, मतलब 150 और 150 यही मिला होगा। और दूसरे वर्ष एक्स्ट्रा क्या होता है? जो इस 150 रुपए पर ब्याज मिलता है वही एक्स्ट्रा होता है। वो एक्स्ट्रा कितना है? 9 रुपए है। 150 और 9 रुपए का प्रॉफिट, 9 रुपए का ब्याज किस पर मिला है? 150 पर। 100 से गुणा करेंगे तो यही हमारा रेट निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 90 बटा 15, तो कटाएंगे तो कितनी जाएगा? 6%। ठीक है, आप लोग ये सब ट्रिक सीखे रहिए, ये सब अप्रोच सीखे रहिए, यही सब एग्जाम में काम आता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। कहा है कि किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहा है देखिए समझिए, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। हमें क्या क्या, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मिश्रधन। ठीक है, ये हमारा क्या है?
मिश्र धन है। हमें दिया गया है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। 4% का हम या तो हम देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से लगा के भी देख लेते हैं। 4% का मान कितना होता है? 1/25 होता है। ठीक है, कोई चीज 25 से कितना हुआ है? 26 हो गया है, तो दूसरे वर्ष भी 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा? 26 का मतलब 26 गुणे 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 625। इसका होता है 676। ठीक है, 626 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, हमें 676 का मान दिया गया है। 676 का मान दिया गया है और 625 का मान पूछा गया है। तो 676 का मान कितना है? देखिए 338। ये देखिए कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जा रहा है और ये 1 बार जा रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान अगर हमारा 1/2 है तो 625 का 1/2 करना पड़ेगा। 625 गुणे 1/2, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2.5, 312.5। 312.5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो अनुपात में इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। हमें अमाउंट का मान दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है 15वां क्वेश्चन। कहा है 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1 2 3 4 6 के अनुपात में है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु ज्ञात कर। सबसे कम और सबसे अधिक दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत ही कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहा है 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है तो टोटल जोड़ के आयु कितनी हो जाएगी? 42 गुणे 4। 42 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। ठीक है, तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ठीक है, और कहा है कि यदि उनकी आयु क्रमशः 1 2 3 4 6 के अनुपात में है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे आयु का बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे जब इनका जो अनुपात है इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 4 8 8 6 14। ठीक है, तो इनका जो योग है वो कितना आ रहा है? 14, और 14 का मान कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि सबसे अधिक और सबसे अधिक कितना है? 6 है, और सबसे कम कितना है? 1 है। तो 6 में से 1 जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। 14 यूनिट का मान दिया है और हमसे 5 यूनिट का मान पूछा है। 14 को हम कटाएंगे, 14 1 का 14, 14 दूना 28। 1 यूनिट का मान हमारा 12 आ गया है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 12, 12 पंचे कितना होता है? 60। तो जो इनका बड़ा और छोटा हो, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस यही सब करना है, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। आप लोग को अप्रोच सीखना है, अप्रोच सीखिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, देखिए कहा है कि 15 17 20 25 और 35 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात करने का कुछ आप जानते हैं औसत क्या होता है? औसत का फॉर्मूला यही होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे देखिए कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। हम इनको जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। और बाकी एक डेविएशन मेथड होता है, वो क्या होता है समझिएगा। डेविएशन मेथड क्या होता है कि हम इसमें से किसी को भी मान लेते हैं कि उनका यही एवरेज है। तो हम देखिए यहाँ पे हम मान ले कि 20 ही इनका औसत है। हम 20 को अगर औसत मानते हैं तो ये देखिए 20 से कितना कम है? 5 कम है। ठीक है, ये कितना कम है? -3 कम है। ये 20 से कितना है? 0 है। ठीक है, अगला वाला 20 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। अगला वाला कितना अधिक है? +12 अधिक है। ये वाला कितना अधिक है? 15 अधिक है। ठीक है, अब इनका हम योग करेंगे जितना, अगर ये प्लस में आ रहा है, अगर ये हमारा प्लस में आ रहा है, अभी हम प्लस में आ रहा है तो हम उसे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 6 से हम भाग दे करके निकालेंगे। देखिए 5 से ये 5 3 8 हो रहा है, 5 से 5 कटा देते हैं, ये बचा -3। -3 को अगर हम यहाँ से करा देंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 12 24। ये 24
एक्स्ट्रा आ रहा है, 24 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इस 24 को सब में बांट देंगे। सब में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग, क्योंकि 6 लोग हैं, 24 को 6 को देना है ना, तो 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो ये हमारा पॉजिटिव में 4 आ गया है, तो जो हमारा औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 20 + 4, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा जो रियल में औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हम कितना कम माने हैं, 4 कम माने थे। ठीक है, बाकी आप इसको ऐड करके भी निकालेंगे तो भी हमारा जो औसत होगा वो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से 5.5 घंटों में तय की गई। ठीक है, यदि गति जो है वो 5 घंटा और बढ़ा दी जाती तो कितना समय बचाया जा सकता था। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए कहा है पहले तो वो कितने में जा रहा है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। कह रहा है कि उसकी गति जो है वो 5 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए। अगर वो 50 से कितना हो जाए, देखिए पहले 50 था, अब अगर 5 बढ़ा दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो समय का रेशियो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहले 55 लगता था तो अब कितना लगेगा, 50 लगेगा। ठीक है, और क्या कहा है कि तो कितना समय बचाया जा सकता है। पहले वो कितना समय लगता था, 5.5 घंटे में तय करता था, अब कितना समय बचाया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। 55 यूनिट का मान हमें दिया गया है। 55 यूनिट का मान हमारा कितना होता है, या हम समय को हम काट भी सकते हैं। अगर हम इसको कटाते हैं तो देखें कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो जिनका जो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको लिखे रहिए ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो इनको अगर हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 और 10। ये इनका क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। और 11 यूनिट का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 दूनी 10 1, 11/2। 11 यूनिट का मान दिया है 11/2, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 11 1 का 11। ठीक है, 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आएगा 1/2। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने समय बचाया जा सकता है। कितना समय बचाया जा सकता है, यहाँ से देखिए पहले 11 यूनिट का समय लगता था, अब लग रहा है 10 यूनिट का, तो कितना यूनिट बचा हमारा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आया है, 1/2। 1/2 ये क्या निकल के आया, घंटे में निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे ये घंटा है, तो 1/2 घंटा का हो या 30 मिनट कह दे, या तो 30 मिनट कह दे। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है, समचतुर्भुज, पहले तो आप लोग समझिएगा समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज देखिए ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजा तो बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। और क्या होता है, लेकिन इनका जो कोण होगा ये आमने सामने का कोण बराबर होगा और सभी कोण एक बराबर नहीं होंगे। जैसे सभी समचतुर्भुज में क्या होता है कि भुजा बराबर होती है, ऐसे ही एक वर्ग है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कोण क्या है, 90 अंश का है, तो इसलिए हम इसे वर्ग कह देते हैं। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में बस यही अंतर है कि इनका जो कोण है वो समान नहीं रहता है। ठीक है, तो इनका जो विकर्ण होगा तो वो भी समान नहीं रहता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, विकर्ण समान होता है। हमें क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 12 सेमी है और 16 सेमी है। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानिए पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल d1 गुणे d2। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम अगर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा ही, दोनों विकर्ण हमें पता है, तो कितना है, 12 गुणे 16। ठीक है, 2 से कटाएंगे ये 6 बार, 16 6 का कितना हो जाएगा, 96। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सम
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, देखिए एक हम समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज एक बनाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया है समचतुर्भुज, ठीक है। इस समचतुर्भुज के कुछ मध्य बिंदु है। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा है कि जो इसके बनी आकृति है, ये इस आकृति का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए आप लोग जानते हैं कि ये हमारा विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को क्या होता है 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है, 90 डिग्री पर काटता है। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज बनेगा वो बनेगा क्या, समांतर चतुर्भुज बनेगा। कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी और ये यहाँ की डिस्टेंस, मतलब ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो जब जानते हैं कि दो भुजा आपस में बराबर होती है तो कौन सी चतुर्भुज बनती है, समांतर चतुर्भुज बनती है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बनेगी। और जो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन कहा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेमी है, ठीक है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एडवांस का समझिएगा। इसमें थोड़ा थियरी है। क्या है थियरी, देखिए कि एक समचतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है, बड़ा सा बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए है एडवांस वाले में है कुछ समचतुर्भुज, ये है, ठीक है। एक हम समचतुर्भुज बनाते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया गया है, कितना है 16 है, और एक विकर्ण दिया गया है वो कितना है 12 है, ठीक है। हम जानते हैं ये होता है हमारा समचतुर्भुज। और इस समचतुर्भुज को अगर हम मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु मिलाते हैं तो देखिए ये हमारा क्या बनता है, इसके अंदर एक आकृति बनती है। तो ये आकृति कैसी बनेगी, ये आकृति हमारी क्या बनती है, आयत बनती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज बनती है, समांतर चतुर्भुज। आयत भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगी आयत बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो विकर्ण होगा वो कितने पे काट देगा, वो 90 अंश के पर नहीं काट रहा है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो विकर्ण बनेगा वो ये जो अंदर आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आयत बनेगी। कैसे बनेगी समझिएगा। देखिए ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि विकर्ण आधे आधे पे काटता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनते हैं वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये कब, जब समांतर चतुर्भुज रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए हम पहले अब ये अंदर की आकृति मिटाते हैं। पहले हम आपको सिर्फ समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा बताते हैं, तब ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण को हम मिलाते हैं तो ये अगर इसका मान 16 है, बड़े वाले का 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये समांतर समचतुर्भुज में क्या होता है, जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर काटता है। ये अगर 8 हो गया है, ये हमारा 6 हो जाएगा, तो जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा अगर 6 है, 8 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 10। तो हमारे यहाँ से भुजा पता चल गया है, भुजा कितना हो गया है 10, ठीक है। भुजा हमारा कितना हो गया है 10 हो गया है। तो यहाँ से अभी कहा है कि इनके भुजाओं को मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से एक आकृति बनाई जाती है। इनको मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, एक आकृति बनेगा। वो आकृति कैसी बनेगी, देखिए यहाँ से ये वाला भाग बराबर होगा और ये वाला भाग आपस में बराबर होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 8, 8, 16
और ये कितना हो रहा है, 6 6 12 ही हो रहा है। तो हम यहाँ से हमारा जो आकृति है वो क्या बन रही है, आयत की बन रही है। तो ये कैसी बनेगी समझिएगा। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखें कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा 12 है और इनके मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो त्रिभुज का नियम कहता है कि जो इनको वो समांतर रेखा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से ये 8 8 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि ये लंबी वाली भुजा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा क्यों हो रहा है, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। जहां भी मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज है, आप लोग समझिए, ये एक, देखिए जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में हम मिलाते हैं अगर, और ये समांतर रेखा होती है, ठीक है। अगर ये समांतर रेखा होती है तो हमारी जो रेखा होगी इसका क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, ठीक है। ये अगर हमारा 5 है, ये हमारा अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये हमारा 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए हमारा कितना है, 8 8 16 है तो हमारा ये भुजा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसी प्रकार ये वाले पे अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक इस वाले त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हमारा 12 है, ये पूरा विकर्ण जो है वो 12 है, तो इसका आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें अब इस आयत की क्या पता चल गई है, लंबाई और चौड़ाई, दो भुजा हमें प्राप्त हो गई। आयत में हम जानते हैं क्या क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई अगर हमारा 6 है और चौड़ाई कितना है, 8 है, तो हम जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 8 छंग 48 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 जो होगा 48 सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज और याद कर लीजिए, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप जान लीजिए कि अगर इनके मध्य बिंदुओं से बनाई गई आकृति है तो जो होगा वो क्या होगा कि समान, ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो एक क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का अगर जो क्षेत्रफल हम याद करें तो क्या होता है कि 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होता है, ठीक है। 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होता है। तो जो इसके बीच में मध्य बिंदुओं से मिल करके जो आकृति बनेगी वो इसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगी, आधी बन जाएगी, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, देखिए 1/2 गुणे 12 गुणे कितना आता है, 16 होता है। 16 से कटाएंगे 6 बार 16 6 96 हो रहा है। 96 का आधा कितना हो जाएगा, 96 का आधा हो जाएगा 48, ठीक है। 96 का आधा 48 होगा। अगर इनके मध्य, ये तो पूरी भुजा थी, भुजा का आधा भुजा से ये आकृति बनाई गई है, तो इनका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, समचतुर्भुज का आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है और परिधि पूछा गया है। तो आप लोग वृत्त के बारे में जानिए। पहले आप लोग ये जानिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान हमें दिया गया है कितना, 154, ठीक है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो हम ज्ञात कर ले कि यहां से हम या तो आर का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आर का मान निकालेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना है नहीं पता है, आर स्क्वायर हम रहने देते हैं, और ये कितना है, 154 है, ठीक है। 11 से कटाएंगे तो 11 दूना 22, और ये 11 का 11 और 11 दूना 11 का 11, 11 चौके 44, ठीक है। 11 चौके 44, और 2 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार में। और ये 7 का यहाँ पे भाग है, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7, आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। आर बराबर अगर 7 आ गया है तो हमें 2 पाई आर निकालना है, 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना है, 7 है। 7 से 7 कटाएंगे तो ये 44 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 44 सेमी क्या आ जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मान ये है कि किसी भी त्रिज्या अगर हमारी r बराबर 7 होगी तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 154, और उसका जो परिधि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44। इसको आप लोग इसको भी थोड़ा याद करके रख लीजिए। इसको अगर याद करेंगे तो परीक्षा में सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन बनता है, और ये रेशियो भी बनाता है, ठीक है। इसी के रेशियो में क्षेत्रफल होगा हमेशा, ठीक है। चलिए, आज आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और ऐसे ही
बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए और इस पर सभी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी देखिए। कवर कर जो हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इस यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। मैथ की क्लासेस हम ले रहे हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं और भी आप लोगों की कई सारी क्लासेस इस पर चल रही हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब पर आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। चलते मिलते हैं, धन्यवाद।